अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दूसरे दिन यानी मंगल के रोज पार्टी सदर JP नड्डा की मियाद में तौसीक को मंजूरी दे दी गई है। नड्डा की मियाद जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। उन्हें जून 2019 में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें परमानेंट बेसिस पे सदर बनाया गया था। नड्डा की मौजूदा मियाद 20 जनवरी को खत्म हो रही थी। अब वो लोकसभा इंतखाबात तक पार्टी की कमान संभालेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने नड्डा की तौसी का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने नड्डा जी की क़यादत में 120 इलेक्शन लड़े, जिनमें से उसे 73 में कामयाबी मिली। उन्होंने JP नड्डा को मुबारकबाद पेश की। उनकी क़यादत में पार्टी में पहुंच और शोहरत में इजाफे का अमित शाह ने जिक्र किया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और JP नड्डा की तंजीमी क़यादत में इंतखाबात लड़ेगी। नड्डा को दोबारा सदारत की जिम्मेदारी मिली है। नड्डा LK आडवाणी और अमित शाह के बाद मुसलसिल दूसरी मियाद हासिल करने वाले तीसरे ऐसे लीडर बन गए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी के सदर बने, लेकिन उनका दौर मुसलसिल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे संविधान के अनुकूल होते रहे हैं और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण इस सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के दूसरे दिन एक समाजी और इक़्तिसादी करारदाद मंजूर की, जिसमें हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल और कारोबारी माहौल के फ़रोग़ के साथ साथ एक जामे और एक हमाजहत माशरे की तश्कील के लिए मौसर इक़दाम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को सराहा गया। एग्जीक्यूटिव में मंजूर शुदा समाजी और इक़्तिसादी करारदाद की तफसीलात बताते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफ़ियों को बताया कि आज एग्जीक्यूटिव मीटिंग का दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद सियासी करारदाद मंजूर की गई। आज पहले इजलास में समाजी और इक़्तिसादी करारदाद पास की जा रही है। ये तजवीज़ महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पेश की थी और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा और पार्लिमानी उमूर V मुरलीधरन और रुकन पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल ने इसे की थी।
प्रधान ने कहा कि साल 2014 में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि उनकी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के जज्बे के साथ काम करेगी और ये बेहतरीन साबित हुआ। हमारी हुकूमत महज नारेबाजी पर यकीन नहीं रखती बल्कि काम करने और नतायज लाने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हम दिल से काम करते हैं, सबकी फलाह बहबूद के लिए इज्तिमाई काम हमारा मकसद है और यही हमारा फलसफा है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के देखते हैं, कोविड के सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था सबके लिए करना होगा। स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। गांव में जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जितने मध्यवर्गीय, सभी के लिए आज एक पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तृप्ति की जिम्मेवारी को लेकर आज हम आगे बढ़। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सिक्योरिटी में 2 बार चूक हुई। होशियारपुर में पहले तो एक नौजवान भागते हुए आया और जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। इसके बाद एक मुश्तबा शख्स भी राहुल गांधी के काफी करीब पहुंच गया था। नौजवान जब राहुल गांधी के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वडिंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके बाद बस्सी गाँव में टी ब्रेक में जाते वक्त एक नौजवान सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल गांधी के करीब आ गया। ये देख सिक्योरिटी के एहलकारों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों वाकयात 35 मिनट के अंदर पेश आए। यह हालत तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ वो 3 लेयर सिक्योरिटी में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा है, उसके बाद पंजाब पुलिस और स्टेट सीआईडी की रस्सी के साथ घेरे की सिक्योरिटी और आखिर में राहुल गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी है। पहले 5 दिन राहुल गांधी की यात्रा में कोई ऐसी चूक नहीं हुई। कल शाम को ही उन्होंने वजीर आला भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल के दबाव में न आने की बात कही थी। नंबर 1 पॉइंट की जो वीडियो मैंने देखी है उससे लगता है कि एज इफ इट इज ए सिक्योरिटी ब्रीच। मैं फर्स्ट डे से साथ चल रहा हूं तो 110 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूं और हमारे 300 जवान डिप्लॉयड हैं सिक्योरिटी बॉक्स में, जिसको हम डी भी कहते हैं, जो रोप वाली आप चलते ही देख रहे होंगे। और डीजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक हमारे एक आईजी साहब राजस्थान जाके आए थे, बाद में हमारे ऑफिसर 2 हरियाणा भी जाके आए थे। पूरा देख के उसके बाद हमने सिक्योरिटी प्लान रीड्राफ्ट करके रिफ्रेश करके फिर किया है। और जो भी हमने किया है, वी हैव मेड अ परफेक्ट अरेंजमेंट्स, बट यस देयर इज नथिंग विच वी कैन गेट इज अ सुपर परफेक्ट थिंग। मेरे को जब पता चला है, मैं क्योंकि मोस्टली आगे होता हूं रोप के फ्रंट एंड पे, मैंने वापस आके पीछे जहां राहुल जी चलते हैं वहां से बाकियों से वेरीफाई की बात, पता ये चला है कि, और मैंने तो देखा ही है कि हम किसी को फ्रंट में से अंदर नहीं आने देते। फ्रंट रोप जो लेफ्ट राइट और जो यू बनती है, किसी को अंदर नहीं आने देते, हुज है और इट में भी। और इस रोप के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की
वेटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आइडेंटिफाई करती है, फिर भी रोक के पास आता है बंदा। इस जगह पे जो पता किया मैंने कि ऐसे ही जैसे रूटीन में बहुत सारे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ राह जी को आवाज लगाते हैं, मैंने देखा कुछ प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं। उनमें से किसी ने अंदर बुलाया, 2 जने अंदर आए या 1 जने आया, वो वीडियो मैं दोबारा देखने के लिए, उसका मेन वीडियो लेने के लिए कहा है। जो जिस तरीके से उसने हग किया, राहुल जी को आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप देखोगे कि राहुल जी भी एक बार, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट की राहुल गांधी ने कहा कि जिन हिंदुओं की और हिंदू मजहब की आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बात कर रहे हैं, वो इस मुल्क के हिंदू मजहब का नजरिया नहीं है, वो आरएसएस का मजहब हो सकता है। राहुल गांधी ने आज होशियारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भगवत वाले हिंदू मजहब को कहीं नहीं देखा। उन्होंने इस ताल्लुक से भगवान राम की हमदर्दी का भी जिक्र किया। उनसे सवाल किया गया था कि हाल ही में मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदुओं का जारे होना कुदरती बात है और मुसलमानों को अपनी बालादस्ती वाली जहनीत तर्क करनी होगी। बीजेपी के रहनुमा और अपने चचाजाद भाई वरुण गांधी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि वो उनसे मिल सकते हैं और उनके साथ गले लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने संघ के नजरिए को अपनाया है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरी संघ के साथ एक नजरियाती लड़ाई है और मैं अपना गला कटा सकता हूं, लेकिन संघ के दफ्तर नहीं जाऊंगा। जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में फैली माशी अदम मसावत पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में फैली इसी माशी अदम मसावत को दूर करने की तहरीक है। कांग्रेस सदर ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने इक्तिसादी अदम मसावत की खलीज को इतना गहरा कर दिया कि मुल्क का आम आदमी इसमें गर्क हो रहा है। हिंदुस्तान में अमीर तरीन 1% मुल्क की 40% से ज्यादा दौलत के मालिक है, जबकि बाकी आधी आबादी के पास सिर्फ 3% दौलत रह गई। भारत जोड़ो यात्रा माशी अदम मसावत की खलीज को ऊपर करने की तहरीक है।
मरकजी वजीर नारायण राणे की तरफ से जून में कसाद बाजारी की पेशगोई के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगल को मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि एमएसएमई के मरकजी काबीना वजीर नारायण राणे ने 6 माह बाद हिंदुस्तान में कसाद बाजारी की पेशगोई की है। आखिर वजीर आजम और वजीर खजाना मुल्क से क्या छुपा रहे हैं? कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने 2014 से एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क में इख्तिसादी अदम मसावत की खलीज बहुत गहरी हो गई है और 1% आबादी के पास 40% दौलत है, जबकि बाकी आधी आबादी के पास सिर्फ 3% के मालिक हैं। ख्याल रहे कि पुणे में G20 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के इजलास का इफ्तिताह के बाद पीर को मीडिया से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा था कि वज़ीर आज़म की क़यादत वाली हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि आलमी इक़्तिसादी सुस्तरवी से मुतासरा शहरियों को बचाया जाए। नारायण राणे ने कहा था कि हम काबीना में हैं, चूँकि हमें मालूमात मिलती हैं या वज़ीर आज़म मोदी हमें इस पर मशवरा देते हैं। मोदी जी की क़यादत में हुकूमत हिंद इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि शहरी जून के बाद मुतवक्को माशी सुस्तरवी से मुतासिर ना हो। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज असेंबली में कहा कि एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। हम टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, लेकिन एलजी विनय कुमार सक्सेना टीचरों को ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम नहीं मानते। असेंबली में चिल्लाते हुए केजरीवाल ने कहा कि हैंड राइटिंग और स्पेलिंग की शिकायत एलजी करते हैं वो कौन है? वो मेरे हेडमास्टर नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जनता का चुना हुआ वजीर आला हूँ। दरअसल दिल्ली हुकूमत अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि एलजी सक्सेना ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराओ। मैंने एलजी साहब से पूछा, सर मेरे को वो धारा बता दो संविधान की। मैं ये सारे सर ये जो आज मैं लेके आया हूँ ना, ये सब लेके गया था मैं एलजी साहब के पास, ये सारी चीजें लेके गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी है, अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑर्डर करने की पावर किस कानून के तहत है। कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट मैं कराऊंगा। मेरे को जनता ने कहा है मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराऊंगा। ये सदन है, ये सदन कराएगा, इसकी कमेटियां कराएगी, ये कमेटियां कराती है। ये सौरभ मेरे को बताता है, राजेश बताता है, सोमनाथ, ये सारे बताते हैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये तो कराएंगे। आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले? दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके पास तो पावर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये 10 एल्डरमैन कैसे बना दिया आपने? ये तो आपके पास पावर नहीं है, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। एमसीडी एक्ट तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, आपने 10 एल्डरमैन कैसे बना दिए? बोले उस कानून में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट 10 एल्डरमैन। तो मैंने उनको ये एक और दूसरा ऑर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें लिखा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी, ये लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको लिखा है। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो राय है। उसके बाद एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं लेके गया था। और कुछ हो ना हो, एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। ये 1998 का जजमेंट है ओपी पावा, इसमें साफ साफ लिखा है मोटर व्हीकल्स एक्ट में डेफिनेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें लिखा सारी पावर दिल्ली सरकार की होगी, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा है, तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है, एलजी साहब की पावर। उत्तराखंड के जोशीमठ के गर्क होने का बहरान वक्त के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। मुतअद्दिद मकानात और 2 होटलों के बाद अब एक पूरी कॉलोनी उसकी लपेट में आ गई है, जिसके बाद उसे गिराने का फैसला किया गया। जोशीमठ के जेपी कॉलोनी के मायने के बाद पता चला कि बुरी तरह खराब हो गई है और उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। कॉलोनी में 30 से ज्यादा मकानात हैं जिनमें बड़ी दरारें आ गई हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। खतरे के पेश नजर कॉलोनी की तबाहशुदा इमारतों को गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेपी कॉलोनी के हवाले से चमोली के डीएम हिमांशु खुराना को मुताल्लिका फरीकों को मुतला करने की हिदायत दी गई है।
ताकि जो तामीरात नाजुक हालत में पहुंच चुकी हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। इस कॉलोनी को भी पहले से मुजवजा माउंट व्यू और मिलेरी इन होटल की तरह मिसमार कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी रंजीत कुमार सिन्हा टीम के साथ जोशीमठ की दूसरी तरफ हाथी पर्वत की तरफ गए ताकि सूरत हाल की वाज़ेह तस्वीर हासिल की जा सके। हाल ही में मायने के दौरान रियासत की मुख्तलिफ एजेंसियों की टीम ने पाया कि जेपी कॉलोनी के एक सिरे को जमीन के गर्क होने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। कॉलोनी के नीचे से पानी बह रहा है। कॉलोनी से कितने घरों को हटाना है, इसके बारे में सिन्हा ने बताया कि चमोली के डीएम को एक सर्वे करने और ऐसे ढांचे की तादाद बताने की हिदायत दी गई जिन्हें हटाया जाना है। उनमें तबाहशुदा मकानात और पुलों को जल्द से जल्द साइंसी तरीके से हटाया जाएगा। दरअसल ज्योतिमठ में दरारें पड़ने वाले मकानात की तादाद बढ़कर 849 हो गई है, जबकि 165 घरों को गैर महफूज करार दिया गया है। रंजीत सिन्हा ने बताया कि नए घरों में दरारें नहीं दिखी गई, ताहम पुरानी शिकाफों में से 1-2 मिलीमीटर का इजाफा हुआ। दरार वाले मकानात की बढ़ती हुई तादाद पर उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जारी है। इस दौरान जिन घरों में दरारें नजर आती हैं उनको दर्ज कर लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नई दरारें हैं। जम्मू कश्मीर के वसती जिले बुडगाम में कोट रोड के नजदीक मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान मुख्तसर तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर एडिशनल जी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि महलूक जंगजू गुज़िश्ता रोज रड्डा बोग बुडगाम में मुहासरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मुस्तदिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बुडगाम में नाका लगाया, जिस दौरान एक मुश्तबा गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की, ताहम सलामती अमले की कारगर हिकमत अमली ने जंगजुओं को फरार होने का मौका नहीं दिया और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट्स मारे गए। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का एक पैसेंजर ने इमरजेंसी गेट खोल दिया। इससे फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। वहीं एक वेबसाइट ने फ्लाइट में बैठे एक शख्सदीद के हवाले से दावा किया कि बेंगलुरु साउथ से लोकसभा एमपी तेजस्वी सूर्या ने इमरजेंसी गेट खोला था, लेकिन एयरलाइन ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सूर्या के साथ तमिलनाडु के बीजेपी के सदर के अन्नामलाई भी थे। ये वाकया 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली फ्लाइट में पेश आया था। मामले में डीजीसीए ने जांच के अहकाम दिए थे। इंडिगो के जराये के मुताबिक तेजस्वी ने जो किया वो एयरलाइन का उसूलों का वायलेशन था। अहदेदारों ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी एमपी ने लेटर देकर मामले में माफी मांगी। इसके बाद उन्हें दोबारा फ्लाइट में बैठने की परमिशन दी गई। हालांकि क्रू मेंबर्स ने उन्हें इमरजेंसी गेट के पास से हटाकर दूसरी सीट दे दी। शशमदीद ने बताया कि तिरुचिरापल्ली के लिए फ्लाइट भरने वाली थी। इसी दौरान क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दे रहे थे, तभी सूर्या ने अचानक इमरजेंसी गेट खोल दिया। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया गया। सभी को बताया गया कि इमरजेंसी गेट से हवा लीक हो रही थी, इसलिए फ्लाइट रोकी गई। इस वाक़े के बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने फ्लाइट की सिक्योरिटी का जायजा लिया, फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान फ्लाइट 2 घंटे लेट हो चुकी थी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल जारी है। तीसरे दिन का खेल मंगल को मदुराई के अलंगनूर में सुबह 8 बजे शुरू हुआ। अब तक यानी 2 दिन के खेल के दौरान इसमें 86 लोग जख्मी हुए, जबकि पलामेडू में एक बुल टेमर की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद मदुराई कलेक्टर ने बताया कि हमने जल्लीकट्टू के सिक्योरिटी महफूज इनेकाद के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी देने का फैसला किया है। चोटों के जोखिम को कम करने के लिए जो विजिबल एरिया, जो ऑडियंस एरिया है, उसको खेल के इलाके से अलग बनाया गया था। आपको बता दें कि इस खेल में पहले दिन में 11 राउंड हुए थे, जिसमें 737 सानों और 257 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पहले दिन का खेल शाम 5 बजे खत्म हुआ था। दिल्ली के शक्तिनगर इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने एक शख्स को लूट लिया। बाइक सवारों ने उसके दाहिने पैर में गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जख्मी का नाम हनी कालरा है। वो 5 लाख रुपए का पेमेंट लेकर कहीं जा रहा था। कालरा बहादुरगढ़ रोड सदर बाजार से निकला था, तभी 4 लोग उसके पीछे आ गए।
जख्मी कालरा को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दे रहा है कि जब मुलजिम बाइक सवार हनी कालरा से मारपीट कर रहे थे तब कई गाड़ियां आ जा रही थी। कुछ गाड़ियां रुकी लेकिन बदमाशों के हाथ में पिस्तौल देकर लोग कालरा की मदद नहीं कर सके। जब तक भीड़ इकट्ठा हुई तब तक बदमाश पैसे लूटकर और कालरा को गोली मारकर भाग गए थे। उधर पीर की रात दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में भी रात 11 बजे एक मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले शख्स के साथ लूटपाट हुई। वो दुकान बंद कर रहा था, उसी दौरान बाइक पर दो बदमाश आए, बैग छीना और पैर में गोली मारकर भाग गए। दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बेंगलुरु में मंगल की दोपहर स्कूटी सवार एक नौजवान ने एक बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी और फिर उन्हें 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। वो बार बार मुड़कर पीछे देखता रहा कि बुजुर्ग उसकी स्कूटी के साथ घसीट रहे, लेकिन वो रुका नहीं। जब उसने लोगों को वीडियो बनाते देखा तब स्कूटी रोकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मुतासिरा बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा गया है। ये वाकया बेंगलुरु के मगदी रोड का है। मुत्तफा नाम के बुजुर्ग अपनी बोलेरो कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार साहिल नाम के नौजवान ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान वो फोन में बात भी कर रहा था। बुजुर्ग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और मुलजिम के पास गए। उन्हें देखकर साहिल भागने लगा तो बुजुर्ग ने मुलजिम की स्कूटी पकड़ ली। ऐसा करने पर साहिल रुका नहीं बल्कि और स्पीड में स्कूटी चलाने लगा। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 8वें निजाम मुकर्रम शाह बहादुर को चाशुंबे के रोज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद के सहन में वाक़ आसिफजाही खबरों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुकर्रम शाह की मैयत आज शाम इस्तांबुल तुर्की से चार्टर्ड फ्लाइट से RGI एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंची और वहां से उसे चौमहला पैलेस मुंतकिल किया गया। मैयत को चौमहला पैलेस में रखा गया है और खानदान के अफराद, निजाम खानदान से जुड़े मुख्तलिफ ट्रस्टियों और इदारों से जुड़े लोगों को आज शाम 7:45 से 9 बजे के दरमियान आखिरी दीदार करने की इजाजत दी गई थी। कल आम लोग चौमहला पैलेस पहुंचकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान आखिरी दीदार कर सकते हैं। चाशुंबे को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे जुलूस जनाजा चौमहला पैलेस से तारीखी मक्का मस्जिद तक जाएगा। नमाज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मैयत को उनके वालिद मीर मदद अली खान आजम शाह बहादुर और 7वें निजाम की बड़े फर्जंद मीर उस्मान अली खान की खबर के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुकर्रम शाह हफ्ते की शब इस्तांबुल में इंतकाल कर गए थे। वो 90 बरस के थे। हिंदुस्तान में मंगल के रोज जारी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में कोरोना के जुमला 90 नए मामले सामने आए, जो 2020 के बाद पिछले 2 सालों में सबसे कम है। इसके बाद मुल्क में जुमला एक्टिव मामलों की तादाद 2035 हो गई। कोरोना के शुरुआती दौर से अब तक मुल्क में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 101 किलोमीटर जुनूब में वाक़े जिले शरीयतपुर में मंगल की अली सुबह एम्बुलेंस और ट्रक के टकरा जाने से 6 अफराद की मौत हो गई। फायर सर्विसेज और सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम मियां ने बताया कि हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 पर उस वक्त पेश आया जब ढाका की तरफ जाने वाली एम्बुलेंस घने कोहरे की वजह से CNG ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ड्राइवर समेत तमाम 6 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। वसती कैलिफोर्निया के काशन इलाके में पेश आने वाली फायरिंग की वारदात में एक शेरख्वार समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये तला ट्यूलर काउंटी के शेरिफ के हवाले से स्पुतनिक न्यूज ने दी। सहाफियों को बताया गया कि उस वक्त मजबूरी तौर पर 6 मुतासरीन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मकतूलीन में एक 17 साल माँ और उसका 6 माह का बच्चा भी शामिल है। जब से सोशल मीडिया आम हो गया है, बाज़ लोगों में नए नए तरीके से सेल्फी लेने का शौक पैदा हुआ ताकि वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने दोस्तों और चाहने वालों की वाहवाह ले सकें। इसी तरह सेल्फी लेने के शौक ने एक शख्स को काफ़ी मुसीबत में डाल दिया और ये काफ़ी महंगा पड़ा शौक। 2 दिन कबल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अमल में आया था। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री स्टेशन पर एक शख्स जो तफरीह के लिए वंदे भारत ट्रेन की सेल्फी तस्वीर लेना चाहता था मुश्किल में पड़ गया। वो ट्रेन में बैठकर मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें
लेने लगा, लेकिन ट्रेन से उतरने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन में ही रह गया। इतने में रेलवे का टीसी वहां पहुंच गया और उस शख्स ने ट्रेन का दरवाजा खोलने की दरखास्त की, जिस पर टीसी ने कहा कि ट्रेन के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। वो स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन से निकलते वक्त खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। आपको विजयवाड़ा में उतरना होगा, जुर्माना बांध कर बैठो। टीसी का सख्त लहजा सुनकर वो शख्स एकदम हक्का बक्का रह गया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।